हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं वी ओंकार शक्ति कुशीनगर से। दोस्तों, मैं उसके इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी का डायरेक्टर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी किसान पीजी कॉलेज कुशीनगर से। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अभी अपने पाठ्यक्रम में संशोधन करते हुए CBCS पाठ्यक्रम को लागू किया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसमें जो हमारे विश्वविद्यालय और भारत की वैचारिक पृष्ठभूमि को विकसित करने वाले जो नवागत छात्र हैं, BA, BSc और BCom जैसे करिकुलम के, उनके लिए उन्होंने एक दीनदयाल उपाध्याय करके एक कंपलसरी जो पेपर्स बनाए हैं, उस पेपर को लेकर विद्यार्थियों में बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। कैसे प्रश्न आएंगे, क्या आएंगे, दीनदयाल उपाध्याय जी कौन थे, इसके बारे में बहुत सारी विद्यार्थियों के पास समस्याएं हैं। और वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व पर जो किताबें हैं वो उपलब्ध भी नहीं हैं, और चूँकि हम अपने सिलेबस से ही विद्यार्थी बड़ी उलझा रहता है तो वो अन्य चीज़ों को पढ़ नहीं पाता। खैर, विश्वविद्यालय की एक ये बहुत ही सराहनीय पहल है कि वह जो है हमारी संस्कृति के पुरोधा और वैचारिक जीवन और नैतिक जीवन में एक अमूल्य बदलाव लाने वाले विचारक को उन्होंने करिकुलम में शामिल किया। दोस्तों, जो इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय का एक पेपर है, इस पेपर में कैसे प्रश्न आएंगे, दीनदयाल उपाध्याय जी कौन थे, इनके बारे में मैं आज आपको एक छोटी सी लघु कथा सुनाता हूँ। हालांकि कथा तो मनोरंजन के लिए अक्सर समझी जाती है, पर यह कथा आपको परीक्षा में अच्छे अंक भी ले दिलाएगी और आपके विचारों में परिवर्तन भी लाएगी। आज हम उस ऐसे व्यक्तित्व की बात करते हैं जिसने भारत के नैतिक विकास के साथ साथ भारत में एकात्म मानववाद की अवधारणा को जन्म दिया। दोस्तों, ये वो बालक है जिसका जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ था। ब्रिटिश भारत यानी जब हमारा देश आज़ाद नहीं था। यह बात 25 सितंबर 1916 की है, जब एक भगवती प्रसाद उपाध्याय और राम प्यारी देवी के घर में एक बालक का जन्म होता है। उस बालक का नाम दीनदयाल उपाध्याय है। यह बालक जैसे जब अपना भारत था, ब्रिटिश भारत का गुलाम था, तो उस समय अपन जो उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम संयुक्त प्रांत था। और संयुक्त प्रांत के मथुरा जिले में एक गांव था नगला चंद्रभान नाम का। वहीं दीनदयाल का असली घर माना जाता है, उनका गांव माना जाता है। परंतु इनका जन्म जो है राजस्थान के सीकर जिले के पास हुआ। धानक्या रेलवे स्टेशन एक है जयपुर के बगल में ही, वहीं पर इनका जन्म माना जाता है। क्योंकि इनकी माता जो है अपने जो है पिता के घर ही रहती थी। जैसे इनके नाना के घर, दीनदयाल के नाना के घर रहती थी। इनके नाना का नाम चुन्नी लाल था, वो स्टेशन मास्टर थे। इनके पिताजी भी सहायक स्टेशन मास्टर थे। रेलवे स्टेशन पे जलेसर के पास एक स्टेशन है, वहाँ पर इस बालक का वही जन्म हुआ। अल्प आयु में ही 2.5 से 3 वर्ष की आयु में ही माता पिता दोनों स्वर्गवासी हो गए। इनकी माता को क्षय रोग हो गया था। 3 वर्ष की आयु में ही इनकी माता इन्हें छोड़कर चली गई। तो इनका लालन पालन जो है, दीनदयाल का लालन पालन इनके मामा मामी के वहाँ या नाना नानी के हुआ, वो यहीं पर रहते थे। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी, यानी पहला स्कूल विद्यालय इनका रेलवे का ही विद्यालय था, और रेलवे के विद्यालय में इन्होंने अपना नामांकन लिया। 9 वर्ष की लगभग आयु में इन्होंने अपना नामांकन लिया था। फिर वहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, ये आगे बढ़ते चले गए। 10वीं में जब ये 10वीं में पहुँचे तो 10वीं में इन्होंने अजमेर बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में, सीकर एक जगह है, सीकर में उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीकर में इन्होंने 10वीं की परीक्षा के लिए नामांकन लिया और 10वीं की परीक्षा में इन्हें गोल्ड मेडल मिला।
और वो गोल्ड मेडल जब इन्होंने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा टॉपर रहे, तो वो गोल्ड मेडल वर्तमान के वहाँ के राजा कल्याण सिंह द्वारा दिया गया। स्वर्ण पदक पाने के साथ साथ इन्हें राजा के द्वारा 250 रुपये 250 रुपये की पुरस्कार राशि दी गई और साथ ही साथ इनके लिए 10 रुपये प्रति महीने की छात्रवृत्ति निर्धारित की गई कि ये अपनी आगे की पढ़ाई उत्तीर्ण कर सकें। 10वीं के बाद इन्होंने 12वीं भी वहीं पर झुंझुनू जिला है, वहाँ पर पिलानी से इन्होंने 12वीं की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसके बाद ये स्नातक करने बीए करने अपने पैतृक राज्य उत्तर प्रदेश चले आए, कानपुर आए और कानपुर में इन्होंने सनातन धर्म कॉलेज में नामांकन लिया और वहाँ से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की प्रथम श्रेणी में। वहीं पर बीए करते ही ये जो है भारतीय जनसंघ के संपर्क में आए, जो वर्तमान में आज आरएसएस है। तो हेगड़ेवार की एक बौद्धिक चर्चा में ये संपर्क में आए और उनके विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा इनके ऊपर, और उन्होंने भारतीय जनसंघ को भी 1942 के आसपास ज्वाइन किया, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर इन्होंने एमए की परीक्षा के लिए, परास्नातक की परीक्षा के लिए आगरा गए और अंग्रेजी में इन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज में अंग्रेजी विषय से नामांकन लिया। एमए प्रथम वर्ष की परीक्षा तो इन्होंने उत्तीर्ण कर ली, परंतु द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए। इनकी ममेरी बहन बीमार हो गई और फिर उसके कारण वह जो है अपनी वित्तीय संकट के कारण, आर्थिक संकटों के कारण, पैसों की तंगी के कारण यूँ कहें तो इन्होंने छोड़ दिया और वो वापस चले आए। तो इस तरह से इन्होंने एमए तक की परीक्षा दी, एमए प्रथम वर्ष तक की परीक्षा। ये इनका शैक्षणिक परिवेश रहा जीवन में। इन्होंने अपने जीवन में अनेक किताबें लिखी, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। एक मजेदार बात बताऊं, दीनदयाल उपाध्याय के नाम के आगे पंडित जी लगाया जाता है। मैं अभी तक आपको इससे वंचित रख रहा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इनके नाम के आगे पंडित लगा। ये जाति से ब्राह्मण थे, इसलिए तो नहीं। एक बड़ी गाथा है कि ये सिविल सेवा की परीक्षा देने गए। तो सिविल सेवा की परीक्षा देने गए दोस्तों, तो ये पारंपरिक जो परिधान है भारतीय संस्कृति का, धोती कुर्ता और टोपी, तो धोती कुर्ता और टोपी पहनकर ये सिविल सेवा की परीक्षा देने चले गए और इसी के नाते इनको पंडित जी की उपाधि दी गई। दीनदयाल उपाध्याय जी को बचपन में सब लोग दीना कह के पुकारते थे, इनका निकनेम दीना था। और एक आश्चर्य की बात बताऊं, भारत का यह नैतिक विचारक और महान दार्शनिक, इसने सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण भी की, परंतु इसने नौकरी नहीं की, क्योंकि इसके जीवन का उद्देश्य एकात्म मानववाद की स्थापना करना था। इसने मानवीय जीवन को प्रकृति से जोड़ने का संकल्प स्थापित किया था। मानव जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई, शिक्षा और पढ़ाई, ये इनके जीवन का एक मूल मंत्र था। बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैं इनको बताऊंगा। सबसे पहली बात जो अपन शैक्षणिक रूप में अपन करने का प्रयास करें तो जाने कि इन्होंने बहुत सारी साप्ताहिक पत्रिकाएं, दैनिक पत्रिकाएं और किताबों की रचना की, जिनके बारे में आपको जानना ही चाहिए। सबसे पहले इन्होंने एक उपन्यास लिखा 1946 के आसपास, जिसका नाम था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पर इन्होंने एक अपना उपन्यास लिखा। आदिगुरु शंकराचार्य पर भी इन्होंने अपना एक उपन्यास लिखा। इसी तरह बहुत सारी, जैसे अखंड भारत क्यों, इनकी जबरदस्त उत्तम कोटि की रचनाएं हैं। इन्होंने बहुत सारी अनेक रचनाएं की। राष्ट्र चिंतन के संदर्भ में इन्होंने अपनी एक नया विचार दिया। एकात्म मानववाद भी इनकी एक अच्छी किताब रही। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जिसको अंग्रेजी में आप भूल सकते हैं। भारतीय अर्थनीति की विकास की दिशा भी इन्होंने तय की, इसके संदर्भ में ही इन्होंने बात की, बहुत सारी बातें की। तो इस प्रक्रिया को लेकर इन्होंने अपना काम किया। एक मज़ेदार बात, इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा।
जौनपुर आए, जौनपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, परंतु हार गए। ये हमारे चुनाव की एक, देखो दोस्तों, मैं एक राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं इसको शैक्षणिक बात कर रहा कि बच्चों के भविष्य की ये बात है, विचार जाने, इसको किसी भी राजनीतिक विचारधारा से न जोड़ा जाए। ये एक लघु कथा है एक बालक की, जो भारत के विकास यात्रा को एक नया आयाम देता है। आप सबकी भी कहानी बनेगी, सबके जीवन की एक कहानी होती है, तो नैतिक मूल्यों को अपनाने की एक कहानी। इस बालक ने राष्ट्र धर्म नामक 1940 में एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया, लखनऊ से जो आती थी। उसी के साथ साथ इसने पांचजन्य नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी, स्वदेश नामक पत्रिका लिखी, और ये जो स्वदेश दैनिक पत्रिका थी, बाद में इसका नाम इन्होंने तरुण भारत भी कर दिया। 15 वर्षों तक ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी बने रहे। और जब भारतीय जनसंघ में ये गए तो इनको सबसे पहले ये जो क्या बोलते हैं उसके संस्थापक महामंत्री बने, और भारतीय जनसंघ की इन्होंने बहुत ही बढ़िया सेवा की। 10वें अध्यक्ष भी बने भारतीय जनसंघ के, जो वर्तमान में आरएसएस है, और उसका एक नया रूप जो है भारतीय जनता पार्टी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बहुत सारे कार्यकर्ता हैं वर्तमान में, आप सब इससे परिचित हैं, खैर ये बातें अलग की हैं। इसमें जो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य पर जो अपना उपन्यास लिखा, और शंकराचार्य पर जो जीवनी लिखी, और आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार जी का मराठी जीवनी का जो अनुवाद किया, ये बड़ा चर्चा में रहा। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण चर्चा वाली जो किताब रही वो अखंड भारत क्यों, और जो एकात्म मानववाद, ये 2 किताबें बहुत ही बेजोड़ हैं। आप परीक्षा में इनको याद रखिएगा, इन परीक्षा में प्रश्न भी इनसे आते हैं। अनेक केंद्र सरकार द्वारा भी और राज्य सरकार द्वारा भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का भी मैं जिक्र कर दूंगा। और बहुत सारी, जयपुर के धानक्या रेलवे स्टेशन के पास इनका मेमोरियल भी बनाया गवर्नमेंट ने, वर्तमान की बीजेपी गवर्नमेंट ने, जो इनको अपना आदर्श मानती है। इनके व्यक्तित्व और इनके विचारों के द्वारा भी अपनी विचार को, अपनी बातों को आगे बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनसंघ के बारे में, और जो है आरएसएस के बारे में जो इनका विचार था, इन्होंने कहा कि यह एक दल नहीं है, यह एक आंदोलन है। इस विचारधारा के पुरोधा थे हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। ग्राम ज्योति योजना, अंत्योदय उपचार योजना, इंदौर स्टेडियम, पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल शिमला में, पुरातत्व विभाग, श्रमेव जयते कार्यक्रम, ऐसे अनेक जो कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, राज्य सरकार द्वारा भी अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे आपको ग्रामोद्योग रोजगार योजना, विकलांग योजना, स्वरोजगार योजना, इसमें गृह आवास योजना, तमाम प्रकार की योजनाएं, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री योजना, तमाम योजनाएं राज्य सरकार द्वारा भी चलाई जाती हैं। इस विचारक के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं प्रश्नों के माध्यम से लेकर आऊँगा। ये तो एक लघु कथा, 10 से 15 मिनट की कथा, लघु कथा के रूप में मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं आपको इस विचारक के बारे में बताऊं। इस विचारक की मृत्यु एक रहस्य में हुई। यह विचारक का यात्रा कर रहा था और ट्रेन में इनको जौनपुर में रात में देखा गया। इसके बाद जो है मुगल सराय उत्तर प्रदेश में इनको मृत पाया गया। ट्रेन में ये मिले नहीं। 51 वर्ष की अवस्था में 11 फरवरी 1959 को इस महान विचारक का स्वर्गवास हुआ। ऐसी मान्यता है कि मुगल सराय में जब ये अपनी सीट पर नहीं मिले तो आसपास पुलिस के द्वारा छानबीन की गई, पूछताछ की गई। उसमें एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने बताया कि मैंने इन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया था, परंतु मज़ेदार बात ये, सबूतों के अभाव में हमारी न्यायपालिका ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया।
तो इस महान विचारक की एक संक्षिप्त जीवनी जो मैंने आपके सामने रखी। इन्होंने अनेक पत्रिकाएं, किताबें, भारतीय जीवन का एक नया दर्शन, एकात्म मानववाद की अवधारणा का प्रतिपादक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हम सबके सामने रहे। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस बालक की नहीं भी पसंद आई होगी तो आपको अपनी परीक्षा के प्रश्न पत्र के रूप में पढ़नी ही पढ़नी है। तो मैंने आप सबके लिए विद्यार्थियों के आग्रह पर, अनुरोध पर मैंने प्रयास किया कि अनेकों विद्यार्थियों तक मैं दीनदयाल उपाध्याय जी को पहुंचा सकूं एक लघु कथा के माध्यम से। दोस्तों, इसको अगर पसंद आए तो अधिक से अधिक अपने विद्यार्थियों को, अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को, अपने जो है भारतीय संस्कृति और भारतीय नैतिक मूल्यों की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने वाले भविष्य कर्ता को आप हर एक बालक तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा ताकि वो पढ़ पाए और दीनदयाल उपाध्याय एक परिचय, इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय प्रश्न पत्र को वो अच्छे से हल कर पाए। और इसके कैसे प्रश्न आएंगे, इस प्रश्नों का भी अगला वीडियोज़ मैं आपके सामने बहुत ही जल्द पेश करूंगा। आज या कल में, समय अभाव चल रहा है। एक अध्यापकीय जीवन में होने के नाते जो है समय का बहुत अभाव होता है। आप सब इसको अध्यापक बनेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे, या आप अपने अध्यापक को देखते होंगे तो उस चीज़ से समझते होंगे। तो दीनदयाल उपाध्याय के जीवन के विचारों को हम आगे समझेंगे, अपनाएंगे। और आज के लिए आप सबके लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।